हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर हमारा पर्यावरण। देखिए, हमारे पर्यावरण में जो पहला टॉपिक है वो है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र। पारितंत्र कहो या पारिस्थितिकी तंत्र कहो, एक ही बात है। देखो, पारितंत्र वह तंत्र है जो पर्यावरण के जैविक और अजैविक कारकों के परस्पर संबंधों तथा अंतः क्रियाओं के फलस्वरूप प्रकट होता है। हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्या है क्या नहीं है। देखो, पारितंत्र की अगर हम बात करें तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि ये पूरा एक सर्किल है जिसकी वजह से सारी क्रियाएं हो रही हैं। यह आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र को अगर हम यहाँ पर समझना चाहें तो पारिस्थितिकी तंत्र को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। पहला अजैविक घटक, दूसरा जैव घटक। अगर अजैविक घटक और जैव घटक की बात करें तो आप सभी जानते हो कि अजैविक घटक ऐसे घटक हैं जिनका अपघटन नहीं हो सकता और जैविक घटक ऐसे घटक हैं जिनका अपघटन हो जाता है, जिसको हम जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में भी पढ़ते हैं। आगे अगर देखें यहाँ पर तो अजैव घटक को यहाँ पर तीन भागों में बांटा गया है: पोषण, भौतिक और जलवायु। पोषण में अगर ध्यान देंगे तो कार्बनिक और अकार्बनिक दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक। और अगर भौतिक में ध्यान देंगे तो मृदा, जल, वायु। ऐसे जलवायु पर अगर ध्यान देंगे तो सूर्य, ताप और दाब। पोषण के दो भाग हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। मृदा के तीन एग्जाम्पल है हमारे पास: मृदा, जल, वायु। ऐसे जलवायु के तीन एग्जाम्पल है: सूर्य, ताप, दाब। ये सारे के सारे किस में आते हैं? अजैविक घटक हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो है जैव घटक। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैव घटक को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा है अपघटनकर्ता। उत्पादक को समझना चाहें तो देखिए, इस वर्ड पर जाइए। उत्पादक, उत्पादक का मतलब क्या होता है? उत्पादक करने वाला, मतलब जो बनाने वाला होता है। तो हमने प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पढ़ी है। प्रकाश संश्लेषण की जब अभिक्रिया पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं जो पादप होते हैं, पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पादप अपना भोजन स्वयं बना रहे, मतलब क्या करें? उत्पाद बना रहे। तो पादप क्या हो गए? उत्पादक हो गए। तो उत्पादक क्या कौन हो गए? जो अपना भोजन स्वयं बनाते, वो क्या हो गए? उत्पादक। मतलब उत्पाद बनाने वाले। बनाएगा कौन? जो हरे पौधे होते हैं। कौन बनाएंगे? जो हरे पौधे होते हैं वो कौन बनाएंगे? अपना भोजन बनाएंगे। तो उनको हमने क्या बोल दिया? उत्पादक। अब उपभोक्ता कौन होता है? जो खाने वाला होता है उसको उपभोग करने वाला होता है। तो उपभोग कौन करेगा? जो दूसरे होंगे, जो अपना भोजन नहीं बना रहे हैं, जो हरे पेड़ पौधों पर निर्भर है, उनको हम क्या बोल रहे हैं? उपभोक्ता बोल रहे हैं। जो इन पर निर्भर है तो इनको हम क्या बोलते हैं? जो उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। आगे अगर हम देखें तो तीसरा भाग है अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता हम बोलते हैं जो पौधे और जंतु के मृत शरीरों पर निर्भर होते हैं। पौधे और जंतुओं के मृत शरीरों पर निर्भर होते हैं। अब उपभोक्ता को तीन भागों में बांटा गया है: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता की अगर बात करें तो जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से हरे पौधे खाते हैं, मतलब अगर प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो डायरेक्टली उत्पादक पर निर्भर है। वैसे उपभोक्ता उत्पादक पर भी निर्भर है, लेकिन उपभोक्ता को तीन भागों में बांटा गया है, समझिएगा। प्राथमिक उपभोक्ता डायरेक्ट उत्पाद पर निर्भर है, मतलब ये क्या कर रहे हैं? हरे पौधों को खा रहे हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना रहे थे, जैसे गाय, बकरी, भैंस, हिरण। लेकिन द्वितीयक उपभोक्ता क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता निर्भर कर रहा है किस पर? प्राथमिक उपभोक्ता पर। ये क्या है? मांसाहारी, जो इन लोगों को खा रहे हैं। और तृतीयक उपभोक्ता क्या है? ये निर्भर कर रहा है द्वितीयक उपभोक्ता पर। मतलब प्राथमिक उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से सीधे उत्पाद पर निर्भर है, द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता पर, तृतीयक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता पर। इस तरह से ये सब क्या है? एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे इनके उदाहरण की बात करें द्वितीयक उपभोक्ता में तो जो मांसाहारी होते हैं, शेर, बाघ, सर्प, मेंढक। ऐसे तृतीयक उपभोक्ता की बात करें तो सर्प मेंढक को खा जाता है। ये क्या हो गया? तृतीयक उपभोक्ता हो गया। तो ये पूरी क्या हो गई? ये टेबल हो गई है। इस टेबल में आपका ये जैव घटक वाला इंपॉर्टेंट है। आगे अगर देखें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला की बात करें तो आहार श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी अथवा चरण क्या कहलाता है? पोष स्तर कहलाता है। आहार श्रृंखला क्या है? आहार श्रृंखला से यहाँ पर तात्पर्य है कि जैसे आपने पढ़ा कि जो यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो प्राथमिक जो उपभोक्ता है वो उत्पादक पर निर्भर है, द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता पर, तृतीयक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता पर। मतलब हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है। तो प्रथम चीज दूसरे पर, दूसरी तीसरी पर, इस प्रकार से प्रत्येक जीव एक दूसरे पर निर्भर है। तो ये सारे मिलकर जो एक श्रृंखला बना रहे हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं? आहार श्रृंखला बोल रहे हैं। सारे जीव मिलकर जो ये एक श्रृंखला बना रहे हैं, श्रृंखला, उसे हम क्या बोल रहे हैं? आहार श्रृंखला। और आहार श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी को हम क्या बोल रहे हैं? पोषी स्तर बोल देते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीयक पोषी स्तर और चतुर्थ पोषी। प्रथम पोषी स्तर में कौन से आ गए? जो हम अभी समझ रहे थे सेम वैसे ही है। प्रथम पोषी स्तर मतलब उत्पादक, जो बनाने वाले। द्वितीयक पोषी स्तर जो हमने अभी पढ़ा था, प्राथमिक उपभोक्ता जो हरे पौधों को खाते हैं। तृतीयक में कौन से आ जाएंगे? जो मांसाहारी हो जाएंगे। चतुर्थ में कौन से आ जाएंगे? जो आपके लास्ट में बचे थे। अब द्वितीयक कौन से हो गए यहाँ पर? जो किस पर निर्भर है? प्रथम पर निर्भर है द्वितीयक। प्रथम कौन से होगी? जो अपना भोजन स्वयं बना, जो उत्पादक थे उनको प्रथम, उत्पादक को प्रथम पोषी स्तर बोला गया है। और द्वितीय पोषी स्तर जो वो क्या है? उपभोक्ता में आ गया। उपभोक्ता का भी कौन सा? पहला वाला। इस तरह से अगर तृतीय को पोषी स्तर की बात करते, ये किस पर निर्भर हो गए? द्वितीय पोषी स्तर पर निर्भर हो गए। ऐसे ही अगर चतुर्थ की बात करें तो चतुर्थ किस पर निर्भर हो गई? तृतीय पर। तो ये सारे मिलकर एक क्या बना रहे? साइकिल बना रहे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? आहार श्रृंखला बोल रहे हैं। ये तो क्या हो गई आपकी आहार श्रृंखला और पोषी स्तर हो गए। अगला टॉपिक है हमारा अपशिष्ट। तो अगर अपशिष्ट को समझते हैं हम यहाँ पर, अपशिष्ट क्या है? अपशिष्ट बेसिकली आप सभी जानते हो, मनुष्य द्वारा अनेक क्रियाकलापों से उत्पन्न अनावश्यक पदार्थों को जहाँ तहाँ फेंका जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट कहते हैं। और अपशिष्ट को बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट और अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट। इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट क्या है? वे पदार्थ जिनका जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटन होता है। और अजैव निम्नीकरण, वे पदार्थ जिनका जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटन नहीं होता। तो जैव निम्नीकरण क्या हो गया? वे पदार्थ जिनका जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटन हो जाता है। अजैव जिनका जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटन नहीं होता। अच्छा, जैविक प्रक्रम से क्या मतलब है? ये जीवाणु और मृत जीवों द्वारा इनका क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है। जैसे फल सब्जियों को हम जमीन में डाल के गाड़ देते हैं, तो उनका सूक्ष्मजीव भी क्या कर देते हैं? अपघटित कर देते। तो उसको बोला गया है जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटन हो जाना। और कुछ जैसे प्लास्टिक के पदार्थ होते हैं, उनका अपघटन नहीं होता, जो वातावरण को भी हानि पहुंचाते, उनको हम क्या बोल देते हैं? अजैव निम्नीकरण बोलते हैं। तो इस तरह से जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण को परिभाषित किया गया है। यहाँ पर अजैव निम्नीकरण के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक जो है हमारा वो है ओजोन। ओजोन बेसिकली आप सब जानते हैं। देखो, ओजोन को समझने से पहले हम एक बात समझते हैं कि ओजोन है क्या और ये किस प्रकार से बनता है। देखो, ओजोन का जो सूत्र होता है वो होता है O3। अब देखो होता क्या है, वातावरण में होती है ऑक्सीजन, इस पर जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती है तो ये ब्रेक हो जाता है किसमें? O+O में। और ये जो सिंगल O है ये अभिक्रिया करता है किससे? वातावरण की ऑक्सीजन से। वातावरण की ऑक्सीजन से। और क्या बनाता है? O3। क्या बनाता है? O3। इस प्रकार किसका निर्माण होता है? ओजोन का निर्माण होता है। अब ओजोन का जो निर्माण हुआ, ये सूत्र क्या हो गया? O3 हो गया ओजोन का। अब ये है क्या? देखिएगा, ओजोन के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बने होते, तो O3 हो गया। और ओजोन क्या है? एक घातक विष है। लेकिन देखिए, ये जो ओजोन है हमारे वायुमंडल में हमारी पृथ्वी से काफ़ी दूर है, तो हमारे लिए हानिकारक नहीं है ये, हमारे लिए बल्कि फ़ायदेमंद है। कैसे? लेकिन वायुमंडल के उच्चतर स्तर में ओजोन एक आवश्यक कार्य करती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यह पराबैंगनी विकिरण जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। तो सूर्य से जो किरणें आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? यूवी रे बोलते हैं, पराबैंगनी किरणें बोलते हैं। उनसे क्या करती है? ये हमको बचाती। कैसे बचाती है? कि जैसे मान लो ये ओजोन है, यहाँ से किरणें आ रही हैं, अगर ये किरणें सीधी आ जाएँ तो ये हमको विभिन्न प्रकार के क्या करेंगी? विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर देगी। पृथ्वी पर इतना ज़्यादा तापमान हो जाएगा कि हम रह नहीं सकेंगे। तो इन सबको कौन बचाती है? ओजोन बचाती है। अच्छा, लेकिन अब क्या हो रहा है? ओजोन में क्षरण हो रहा है। और ओजोन में क्षरण का जो मुख्य कारण है वो कौन सी गैस है? CFC गैस है। ओजोन का क्षरण होगा तो होगा क्या? कि एक जो विकिरण है सीधी आएगी, और सीधी आने से क्या होगा? ताप वगैरह बढ़ जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली इस ओजोन परत
के खत्म हो जाने से सूर्य के प्रकाश से आने वाली प्रकाश हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सीधे पहुंचने लगेंगे, जिससे परितंत्र पर क्या पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा। हमारे यहाँ पर पास एक डेटा है, 1980 में वायुमंडल में ओजोन की तीव्रता में गिरावट आने लगी है। आगे देखते हैं, अगर ओजोन पर प्रभाव पड़ रहा है, सॉरी ये हमारी पृथ्वी पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ओजोन किस प्रकार प्रभावित करती है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 5 प्रकार हैं। मानव में त्वचा कैंसर में वृद्धि, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाना, तापमान में परिवर्तन के कारण धरती पर वर्षा में कमी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का धीमा हो जाना, जलीय जीव और पदार्थों पर घातक प्रभाव और फसलों पर हानिकारक प्रभाव। ये हमारे पास 5 प्रभाव हैं जो क्या है, ओजोन के पे अगर छेद होता है, ओजोन पे कमी आती है। कमी का कारण कौन है, CFC मुख्यतः। तो इसकी वजह से ओजोन पारितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये 5 प्रभाव पड़ते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऊर्जा प्रभाव। अच्छा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन कई बार आता भी है। तो देखिए ऊर्जा प्रभाव क्या होता है। ऊर्जा प्रभाव होता है, जैसे हमने पढ़ा कि एक पोषी स्तर से दूसरा पोषी स्तर जुड़ा हुआ होता है। मतलब पहला पोषी स्तर जो है उस पर दूसरा पोषी स्तर निर्भर है, तीसरे पर दूसरा और चौथा। तो ये इस पर निर्भर है, ये इस पर निर्भर है, ये इस पर निर्भर है। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो देखिए, तो जैसे आप यहाँ पर देखो पहले से दूसरे, जैसे दूसरा किस पर निर्भर है, पहले पर। दूसरा किस पर निर्भर है, पहले। तो पहले में जैसे 100% ऊर्जा है, पहले में 100% ऊर्जा, ये मान के चलते पहले में कितनी ऊर्जा है, 100% ऊर्जा। तो जब ये इस पर निर्भर है तो इसमें कितनी ऊर्जा जाती है, सिर्फ इसका 10% ऊर्जा जाती है। मतलब पहले पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो ऊर्जा जाती है वो कितनी ऊर्जा जाती है, 10%। ऐसे ये इसका जो 10% है वो इसी का क्या हो गया, वो 100% हो गई, और इसमें कितनी जाएगी, वो 10% जाएगी। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो कैसे, किसी आहार श्रृंखला में मान लीजिए चौथे स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल है। तो बताइए प्रथम उत्पादक पोषी स्तर, ये पोषी स्तर है, प्रथम उत्पादक पोषी स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो देखिए ये क्या हो गया, पहला पोषी स्तर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। तो आपको बोल रहा है चौथे स्तर पर कितनी है, 5 किलो जूल है। चौथे स्तर पर कितनी है, 5 किलो जूल। तो मैंने क्या बोला कि जब ये चौथे स्तर पर आता है तो अपने पहले वाले स्तर का सिर्फ 10% है। मतलब अगर यहाँ पर 100 था तो इसका 10%, मतलब यहाँ पर कितना पहुँचेगा, मात्र 10 पहुँचेगा। अब एक बार सोच के देखिए, जब यहाँ पर 5 किलो जूल था तो तीसरे में कितना रहा होगा, 50 किलो जूल रहा होगा। भाई तीसरे में 50 किलो जूल रहा होगा, तभी तो यहाँ पर 50 किलो जूल का 10% क्या होता है, 5 किलो जूल। ऐसे ही अब यहाँ पर ये भी तो 10% आया होगा, तो दूसरे में कितना रहा होगा, 500 किलो जूल ऊर्जा रही होगी। ऐसे ही पहले में कितनी ऊर्जा रही होगी, 5000 किलो जूल ऊर्जा रही होगी। तो अगले में जो पहुँचता है वो उसका कितना प्रतिशत पहुँचता है, सिर्फ 10% पहुँचता है। तो पहले की हमसे पूछिए तो आंसर क्या हो गया, 5000 किलो जूल आंसर हो गया। क्लियर है ये बात। आगे देखते हैं अगला टॉपिक, जैव आवर्धन। जैव आवर्धन क्या है, जैव आवर्धन इस तरह से समझ लिए, जैसे हम क्या करते हैं, हम खेतों में फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के क्या डाल देते हैं, रासायनिक पदार्थ डाल देते हैं। और वो रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं कि इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं कि पादपों में जब जाते तो हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, या पानी के साथ बहकर समुद्र वगैरह में या नदियों वगैरह में चले जाते हैं, जिससे क्या करते हैं, जलीय जीवों को भी हानिकारक होते हैं। तो बहुत से रासायनिक पदार्थ का उपयोग फसल की उत्पादकता बढ़ाने एवं इन्हें रोग से बचाने के लिए किया जाता है। लेकिन ये क्या करते हैं, अंततः मानव शरीर में क्या हो जाते हैं, प्रवेश हो जाते हैं। तो ये जो उपयोग किया जाता है इसी को हम क्या बोलते हैं, जैव आवर्धन बोलते हैं। लेकिन इसका नुकसान है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है, हमारे शरीर में चल जाते हैं, जलीय जीवों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये आपका चैप्टर था हमारा पर्यावरण, ये इसका अंतिम टॉपिक था, जैव आवर्धन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।